वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कौटिल्य के अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में, परराष्ट्र नीति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उस परराष्ट्र नीति के बारे में चर्चा करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि कौटिल्य 4 उपाय और षाटगुण्य नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने कहा है कि कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और इस विवेक सम्मत वर्गीकरण में कौटिल्य ने कहा है, कौटिल्य ने राज्य मंडल के घटकों के बारे में और उनके संबंधों के बारे में और उनसे किस प्रकार से वो अपने अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और अंतर्राज्यीय संबंधों में एक ही राज्य की विजिगीषु से मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य मुख्यतः उनकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया है और इन 72 प्रकृतियों में कौटिल्य का कहना है कि इसके केंद्र बिंदु जिसके संबंध में अन्य राजाओं का वर्गीकरण किया गया है, कौटिल्य ने उसे विजिगीषु राजा की संज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु के अग्रभाग में स्थित जिस राजा की सीमा उसके राज्य से मिलती है उसे अरि कहा जाता है। उसके पश्चात मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र, ये 5 राजा आते हैं। उसी प्रकार पीछे क्रमशः पाशनिग्रह, आक्रांत, पाशनिग्रहसार और आक्रांतासार स्थित होते हैं। इस प्रकार कौटिल्य का कहना है कि विजिगीषु के अग्रभाग की भांति ही पृष्ठभाग में भी क्रमशः शत्रु तथा मित्र राजाओं की परंपरा होती है। इस तरह कौटिल्य ने विजिगीषु की तथा उसके अग्रभाग के 5 तथा पृष्ठभाग के 4 राज्यों को मंडल का अवयव स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने 2 अन्य राज्यों मध्यम तथा उदासीन की भी गणना की है। इस तरह कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल के राज्यों की संख्या 12 होती है, जिसमें 1 विजिगीषु राजा होता है, 5 उसके अग्रभाग के राज्य होते हैं, 4 उसके पृष्ठभाग के राज्य होते हैं, 1 मध्यम और 1 उदासीन राजा होता है। तो इस प्रकार कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राज्य मंडल में जो राज्य होते हैं उन राज्यों की संख्या 12 होती है। कौटिल्य के अनुसार उपयुक्त 12 राज्यों में प्रत्येक की 5-5 द्रव्य प्रकृतियाँ होती हैं और वो द्रव्य प्रकृतियाँ हैं अमात्य, कोश, दुर्ग, बल और राष्ट्र। कौटिल्य के अनुसार मंडल के मूल राज्य और उनकी प्रकृतियों की संख्या का कुल योग 72 होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत के जो अवयव हैं उस अवयव में 12 राज्यों को स्वीकार करते हैं। उन 12 राज्यों में जो विजय की इच्छा रखने वाला राज्य होता है या जो सेंटर में राज्य होता है वो सेंटर का राजा विजिगीषु राजा कहलाता है। विजिगीषु राजा के जो निकटतम सीमावर्ती राजा होता है वो उसका अरि या मतलब दुश्मन होता है। उसकी अरि की सीमा से लगा हुआ जो राजा होता है वो मित्र होता है। उसके बाद क्रमशः अरिमित्र, फिर अरिमित्र मित्र और इसी प्रकार पाशनिग्रह, आक्रांत, अपाशनिग्रहसार और आक्रांतासार इसके पृष्ठभाग में स्थित होते हैं जो राजा के क्रमशः मित्र और शत्रु होते हैं। इस प्रकार कौटिल्य राज्य मंडल में 12 राज्यों की बात करते हैं और इन 12 राज्यों की 5-5 जो द्रव्य प्रकृतियाँ होती हैं उनकी संख्या का कुल योग टोटल 72 होता है। इस प्रकार राज्य मंडल की कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख महाभारत एवं मनुस्मृति में भी किया गया है। कौटिल्य ने राज्य मंडल की तुलना चक्र से की है और ये कहा है कि नेता विजिगीषु को चाहिए कि वह राज्य मंडल रूपी चक्र में अपने मित्र राजाओं को नेमी, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थान में समझे और अपने आसपास के भौगोलिक अवस्थिति को देखते हुए अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ में ऐसे संबंधों का संचालन करे जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। अब हम बात करते हैं राज्य मंडल के अवयव या राज्य मंडल के घटकों की।
सबसे पहले राज्यमंडल के अवयवों में सबसे पहला जो राजा होता है उसे कहा जाता है विजिगीषु। विजिगीषु राजा राज्यमंडल में केंद्रस्थ राजा को कौटिल्य ने विजिगीषु कहा है। राज्यमंडल के अन्य राज्यों का नामकरण उसी के संदर्भ में किया गया है। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि जो राजा आत्मसंपन्न, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृति दृष्टि से संपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला हो उसको विजिगीषु कहते हैं। विजिगीषु के पश्चात जो दूसरा राजा होता है, मंडल के प्रसंग में कौटिल्य ने अरि ऐसे राजा को कहा है जिसके राज्य की सीमा विजिगीषु के राज्य से मिलती हो। सीमा संबंधी विवादों के कारण निकटवर्ती राज्यों में प्राय विग्रह बना रहता है। ऐसे अधिराज्य विजिगीषु के अग्रभाग तथा पृष्ठभाग दोनों ही तरफ होते हैं। दोनों में भिन्नता व्यक्त करने के लिए कौटिल्य ने विजिगीषु के अग्रभाग में अवस्थित राज्य को अरि एवं पृष्ठभाग में स्थित राज्य को पार्ष्णिग्रह कहा है। कौटिल्य ने शत्रु को 3 भागों में विभाजित किया है, स्वाभाविक, दायभागी और सहज शत्रु। इसी प्रकार कौटिल्य के जो राज्यमंडल के घटक हैं उसमें मित्र राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल का जो महत्वपूर्ण अवयव है वो मित्र है। सामरिक दृष्टि से भी इसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अरि विजिगीषु एवं मित्र के मध्य अवस्थित होता है। कौटिल्य ने मित्र का राज्य की प्रकृतियों में महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया है तथा अंतर्राज्यीय संबंधों में मित्र राष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान भी दिया है। कौटिल्य कहते हैं कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो स्वाभाविक हो, स्थायी हो, अपने वश में रह सके और जिनके विरोध की संभावनाएं नहीं हो, जो मंत्र, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हो तथा जो समय आने पर आपकी सहायता कर सके। अगर आपको आवश्यकता है तो वो आपकी मदद कर सके। इसके अलावा कौटिल्य ने विजिगीषु, अरि एवं मित्र के अतिरिक्त राज्यमंडल में 2 अन्य प्रकार के राज्यों मध्यम एवं उदासीन को भी स्थान दिया है। मध्यम तथा उदासीन राज्यों की भूमिका अंतर्राज्यीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है और मध्यम और उदासीन जो राज्य होते हैं वो मतलब तटस्थ रह कर के कार्य करते हैं। यह हम बात कर रहे थे कौटिल्य के अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक स्वरूपों की। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक पक्ष की। तो परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक पक्ष में कौटिल्य ने कहा है कि परराष्ट्र नीति के संचालन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि विभिन्न प्रकार की सक्षम संस्थाएं और उचित प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाए और अगर ऐसा नहीं होगा तो परराष्ट्र नीति का सफल संचालन नहीं किया जा सकेगा। उसके लिए कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए राजनयिक संस्थाओं और समुचित प्रक्रियाओं को महत्व के साथ चित्रित किया है। इसमें सबसे पहले कौटिल्य दूत व्यवस्था की बात करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि दूतों की नियुक्ति, उनके सामान्य और विशिष्ट कार्यों तथा दूतों को विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य ने दूतों को राजा का मुख माना है तथा उनकी नियुक्ति, प्रस्थान की रीति और आचरण के विभिन्न पक्षों के संबंध में सूक्ष्मता से विवेचन किया है। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि दूत के समक्ष प्राणों का भी संकट उपस्थित हो जाए तो भी उसे राजा के संदेश को दूसरे राजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। वे राजा को परामर्श देते हैं कि दूत की नियुक्ति बहुत ही सतर्कतापूर्वक करनी चाहिए। उनका कहना है कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता और निष्ठा का भलीभांति परीक्षण किया जाना चाहिए और मंत्रियों से मंत्रणा कर उनकी सहमति प्राप्त कर लेने के पश्चात ही राजा को दूत की नियुक्ति करनी चाहिए। अब कौटिल्य दूतों की श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि दूत 3 प्रकार के होते हैं। निसृष्टार्थ, ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सभी गुण विद्यमान हो और जो अमात्य की स्थिति रखता हो, इसे विदेशी राजा के संधि आदि करने से पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते हैं। दूसरे प्रकार का दूत होता है परिमितार्थ। परिमितार्थ में अमात्य के लिए आवश्यक गुणों का 1/4 भाग होता है। इस दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का अधिकार प्रदान किया जाता है और वह ऐसा समझौता कर सकता है जिसका उसे आदेश दिया गया हो। मतलब निसृष्टार्थ जो कैटेगरी के दूत हैं वे अपनी
वे अपनी मर्जी से दूसरे राजा के साथ संधि कर सकते हैं। परिमितार्थ जो दूत हैं वो उन्हें जितना आदेश दिया जाता है उतना काम वो कर सकते हैं। और शासनहर, कौटिल्य ने इस श्रेणी के दूत की स्थिति बहुत हीन मानी है और वे कहते हैं कि यह दूत केवल राजकीय संदेश पहुंचाने का कार्य कर सकता है, उसे स्वयं कोई समझौता या संधि करने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं दूतों की योग्यताओं की। कौटिल्य ने दूतों की योग्यता के विषय में बहुत ज़्यादा विस्तृत विवेचन नहीं किया है, लेकिन वे ये कहते हैं कि निस्तार दूत के लिए वही गुण आवश्यक हैं जो अमात्य के लिए ज़रूरी हैं। कौटिल्य ने दूत में साहस, निर्भीकता, अहंकार रहित व्यवहार, स्त्री प्रसंग तथा मद्यपान जैसे व्यसनों के प्रति अनासक्ति, परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता आदि गुणों का होना अत्यावश्यक माना है। अब वे दूतों के कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो दूतों के जो कार्य हैं वो सबसे पहले कौटिल्य कहते हैं कि शत्रु देश के वन रक्षक, सीमा रक्षक, नगर निवासियों तथा जनपद वासियों से संबंध स्थापित करना, सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध भूमि और अवसर आने पर अपनी सेना के भाग सकने योग्य उपयुक्त स्थानों तथा रास्तों का पता लगाना, शत्रु राजा के दुर्ग, उसके राज्य की सीमाओं, आमदनी, उपज, आजीविका के साधनों, राष्ट्र रक्षा के तरीकों, वहाँ के गुप्त भेदों एवं वहाँ की बुराइयों का पता लगाना, शत्रु पक्ष के कर्मचारियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने के कार्य तथा विरोधी पक्ष को वश में कर देने के कार्य को गुप्तचरों द्वारा जानना। इसके अतिरिक्त अपने राजा के संदेश को दूसरे राजा तक पहुंचाना, संधियां करना और उनका पालन करना, अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना, अन्य राज्यों के साथ मैत्री करना, जिन दो राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध हों उनमें परस्पर विग्रह करवाना, विदेशी राज्यों में षड्यंत्र कराना, विदेशी राज्यों के गुप्तचरों की गतिविधियों का पता रखना, आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम प्रदर्शित करना और जिस विदेशी राज्य के साथ जो संबंध विद्यमान हों उन्हें भंग कर नए संबंध स्थापित करना। ये सभी कार्य दूतों के कार्यों में सम्मिलित किए गए हैं। दूतों की कार्य पद्धति के बारे में बताते हुए कौटिल्य कहते हैं कि दूतों को गूढ़ पुरुषों की भांति गुप्त रूप से नहीं वरन जिस राज्य में भेजा गया है उसके शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही उसकी सीमा में प्रवेश करना चाहिए। वे कहते हैं कि दूसरे राजा के सम्मुख उपस्थित होकर उसके दूत को उसके अंतर्भाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि और चेष्टा देखकर ही उसकी प्रसन्नता व अप्रसन्नता का आभास किया जा सकता है। कौटिल्य कहते हैं कि दूसरे राजा की वाणी में, दृष्टि में, मुख मुद्रा में प्रसन्नता झलकती हो, वह दूत की बातों को आदरपूर्वक सुनता हो, दूत को प्रश्न करने या अभिष्ट को प्रकट करने की स्वतंत्रता दे रहा हो, दूत के स्वामी की राजा के कुशल क्षेम तथा गुणों के प्रति उसकी उत्सुकता हो, वह दूत को आदरपूर्वक अपनी समीप बैठाता हो, राजकीय उत्सवों पर भी दूत को याद करता हो, उसे दूत के प्रत्येक कार्य पर विश्वास हो तो समझना चाहिए वह उस पर प्रसन्न है। और कौटिल्य यदि दूत इसके विपरीत आचरण देखे तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि दूसरा राजा उस पर रुष्ट है या उससे नाराज है। तो कौटिल्य दूत को परामर्श देते हुए कहते हैं कि वह रुष्ट राजा को यह कहकर उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास करे, स्वामिन आप हो अथवा कोई भी दूसरे राजा हो, दूत सभी का मुख होता है, उसी के माध्यम से राजा पारस्परिक वार्ता विनिमय करते हैं, दूसरे की कही बात को दोहरा देना दूत का कार्य होता है। मतलब सामने वाले राजा को अपने पक्ष में करने की कला दूत को आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूतों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों की। कौटिल्य के अनुसार दूत परराष्ट्र में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो राजा को ये चाहिए कि दूत के लिए धन, वाहन, भृत्य आदि का समुचित पालन करें। दूत के अनुसार शासनहर दूत से ना तो नदी पार करने का शुल्क लिया जाना चाहिए और न उसे उसके अनुयायियों को ऐसे में अथवा घाट के अतिरिक्त अन्य स्थानों से नदी पार करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दूत को आत्मरक्षा का अधिकार भी दिया है। उनका स्पष्ट आदेश है कि दूत चाहे चांडाली क्यों न हो, सर्वथा अवध्य है। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि दूसरे राज्यों की नीतियों व कार्यों की निरंतर जानकारी रखने के लिए गुप्तचरों का होना अत्यधिक आवश्यक है।
गुप्तचरों के प्रकारों के बारे में बात करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि जो एक ही स्थान पर स्थित गुप्तचर होते हैं उन्हें कापाटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस गुप्तचर कहा जाता है। ये जो गुप्तचर होते हैं ये दूसरों को रहस्य को जानने वाले, दबंग और विद्यार्थी की वेशभूषा में रहते हैं। उदास्थित सन्यासी वेशभूषा में रहते हैं। गृहपतिक बुद्धिमान, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेश में रहते हैं। वैदेहक व्यापारी के वेश में रहते हैं। और तापस जो होते हैं वो सिर जीविका के लिए सिर मुंडाए या जटा धारण किए राजा के कार्य करने वाले गुप्तचर कहलाते हैं। दूसरे गुप्तचर ऐसे होते हैं जो जगह जगह पर घूमकर गुप्तचरी करते हैं, अपने राज्य के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें क्षत्रिय ऐसे गुप्तचर हैं जो राजा के संबंधी ना हो, उनका पालन पोषण करना राज्य के लिए आवश्यक हो, जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण आदि विद्या, वशीकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र, शकुन शास्त्र, पक्षी शास्त्र, काम शास्त्र तथा नाचने गाने की कला में निपुण हो, ऐसे गुप्तचरों को कौटिल्य क्षत्रिय की संज्ञा देते हैं। तीक्ष्ण जो गुप्तचर होते हैं वे देश में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो धन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करे, हाथी, बाघ और सांप से भी भिड़ जाते हैं, इन्हें कौटिल्य ने तीक्ष्ण कहा है। रसद जो गुप्तचर हैं वे अपने बंधुओं से भी स्नेह नहीं रखते, क्रूर प्रकृति से रखने वाले होते हैं, क्रूर होते हैं, प्रकृति से आलसी स्वभाव वाले होते हैं और वो दूसरे व्यक्ति को जहर भी दे सकते हैं। परिवाजनिका, आजीविका के इच्छुक, दरिद्र, प्रौढ़, विधवा, दबंग, ब्राह्मणी, रनिवास में सम्मानित, प्रधान अमात्यों के घर में प्रवेश पाने वाली, सन्यासिनी के वेश में गुप्तचर का काम करने वाली स्त्री को कौटिल्य ने परिवाजनिका का नाम दिया है। इसी प्रकार मुंडा अर्थात मुंडित बौद्ध भिक्षुणी और वृक्षिली आदि नारी गुप्तचरों को भी कौटिल्य ने संचार गुप्तचर का संज्ञा दी है। गुप्तचरों के उपयुक्त वर्ग के अतिरिक्त कौटिल्य ने उनकी अन्य श्रेणियों को के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि राजा को शत्रु, मित्र, मध्यम आदि राजाओं के घरों तथा उनके मंत्री, पुरोहित आदि के घरों में काम करने वाले कुबड़े, बौने, नपुंसक, कारीगर, स्त्रियों, गूंगे तथा अन्य प्रकार के मलेच्छ जाति के पुरुषों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार किलों में व्यापार करने वाले लोगों को किले की सीमा पर, सिद्ध तपस्वियों को राज्य के अंतर्गत अन्य स्थानों पर, कृषक तथा उदास्थित पुरुषों को ग्रामों व नगरों में और राज्य की सीमा पर गुप्तचर के वेश में नियुक्त करना चाहिए। उनका कहना है कि वनों में शत्रु की प्रत्येक गतिविधि का पता लगाने के लिए वानप्रस्थी और वनवासी लोगों को गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए। गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं का राजा को सत्यापन करना चाहिए। उनका कहना है कि जब तीन गूढ़ पुरुष जो एक दूसरे को ना जानते हो एक ही प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें उसे तभी सही मानना चाहिए। उनका कहना है कि बारंबार विरोधी प्रतिवेदन देने पर गुप्तचरों को दंडित भी किया जाना चाहिए। मतलब एक एरिया में एक साथ तीन तीन गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती है और तीन जो गुप्तचर होते हैं वे अलग अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर उस प्रतिवेदन में समानता नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि किसी ने भी सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और ऐसी स्थिति में राजा को गुप्तचरों को दंडित भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से एक राजा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन हेतु सलाह देते हुए कहते हैं कि एक राजा को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में अपनी आँख, नाक, मुंह को खुला रख करके दूसरे राज्यों की गतिविधियों का पता लगाना चाहिए और दूसरे राज्यों की गतिविधियों का पता लगाकर उनके अनुसार अपनी जो रणनीति है उस रणनीति को तैयार रखना चाहिए। अगर वो अपनी रणनीति तैयार नहीं रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्हें असफल होना पड़ेगा और जब वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में असफल होंगे तो उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का कोई महत्व ही साबित नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।